नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज दो बिल्कुल अलग तरह की दुनियाओं से जुड़े स्रोत हैं। एक तरफ NILET O लेवल कोर्स के लिए वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग पर नोट्स और सिलेबस है, मतलब डिजिटल दुनिया बनाने की रेसिपी। दूसरी तरफ भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST पर कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश है। बिल्कुल। एक तरफ स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें बनाने का हुनर, मतलब कोडिंग और डिजाइन, और दूसरी तरफ उन चीजों और सेवाओं के व्यापार पर लगने वाले टैक्स का पूरा ताना बाना। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इन दोनों स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और समझ निकालना। हम वेब डिजाइन की तकनीकी बारीकियों और GST की आर्थिक व्यवस्था दोनों की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि ये विषय कैसे बने हैं और इनकी बड़ी बातें क्या हैं। एक है कोड और क्रिएटिविटी की दुनिया, दूसरी है कानून और कॉमर्स। चलिए पहले डिजिटल कैनवस पर चलते हैं। वेब डिजाइन, ये O लेवल के नोट्स हैं, तो शायद बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। इनमें क्या खास है? जरूर। इन नोट्स का सार है वेबसाइट बनाना। ये स्रोत बताते हैं कि वेबसाइट दो तरह की हो सकती हैं। स्थिर मतलब स्टैटिक, जहां जानकारी बदलती नहीं, जैसे किसी कंपनी का अबाउट अस पेज होता है ना। हाँ। और दूसरी होती है गतिशील यानी डायनामिक, जहां कंटेंट बदलता रहता है, जैसे कोई न्यूज़ वेबसाइट या ई-कॉमर्स स्टोर। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड की बात भी है। फ्रंट एंड और बैक एंड, अच्छा, इसका मतलब है जो हमें दिखता है और जो पर्दे के पीछे काम करता है। देखो सही, फ्रंट एंड वो सब कुछ है जो इस्तेमाल करने वाला अपनी स्क्रीन पे देखता है और जिसके साथ इंटरैक्ट करता है, लेआउट, रंग, बटन, ये सब। बैक एंड में सर्वर, डेटाबेस और वो सारा लॉजिक होता है जो वेबसाइट को चलाता है, मतलब पीछे का काम। साथ ही ये नोट्स क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, जो वेबसाइट को इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाती हैं। हाँ, और यहीं पर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का जिक्र आता है। ये आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है, सिर्फ स्क्रीन फिट करने के लिए? देखिए, स्क्रीन फिट करना तो है ही, पर बात उससे थोड़ी आगे की है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि वेबसाइट का अनुभव हर डिवाइस पर शानदार हो, चाहे वो छोटा सा फोन हो, टैबलेट हो या फिर बड़ा कंप्यूटर। लेआउट खुद को ढाल लेता है। आज की दुनिया में जहां लोग इतने अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। खराब अनुभव मतलब यूजर का चले जाना, सिंपल। ये तो हुई वेबसाइट की बाहरी और अंदरूनी बनावट की बात। लेकिन इसे बनाने के लिए जो असल चीजें चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन नोट्स में उन्हें कैसे समझाया गया है? इन्हें वेब की तिकड़ी कह सकते हैं क्या? हाँ, तिकड़ी अच्छा शब्द है। सोचिए, वेबसाइट एक शरीर है। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो उसका कंकाल है। ये ढांचा तय करता है, कहाँ सिर होगा मतलब हेडर, कहाँ धड़ बॉडी, कहाँ हाथ पैर जैसे सेक्शन, पैराग्राफ, लिस्ट। स्रोत बताते हैं कि इसमें टैग्स होते हैं, जैसे div, p, img, टेबल्स, फॉर्म्स। ये सब कंटेंट को एक संरचना, एक स्ट्रक्चर देते हैं। अच्छा, और CSS? फिर कंकाल पर त्वचा की तरह जो उसे रूप रंग देता है। एकदम सही उपमा है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स उस ढांचे को स्टाइल देता है। रंग कैसा होगा, अक्षर कैसे दिखेंगे, चीजें पेज पर कहाँ रखी जाएंगी, मतलब लेआउट कैसा होगा, बॉर्डर होगा या नहीं, ये सब CSS तय करता है। नोट्स अलग अलग सिलेक्टर्स के बारे में बताते हैं, जैसे ID, क्लास, टैग, जिनसे हम चुनते हैं कि किस HTML हिस्से को कैसा दिखाना है। बैकग्राउंड, बॉर्डर, पोजीशनिंग जैसी प्रॉपर्टीज इसी का हिस्सा है। तो HTML ढांचा, CSS सजावट, फिर जावास्क्रिप्ट, ये क्या करता है? क्या ये नसों और दिमाग की तरह है जो शरीर को हरकत देता है? बहुत बढ़िया सोचा। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में जान डालता है, उसे इंटरैक्टिव बनाता है। जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं या कोई चीज स्क्रीन पर हिलती डुलती दिखती है, तो अक्सर उसके पीछे जावास्क्रिप्ट ही होता है। ये यूजर के एक्शन पर प्रतिक्रिया देता है, पेज को बिना रीलोड किए कंटेंट अपडेट कर सकता है, एनिमेशन चला सकता है। नोट्स में वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशंस, पॉपअप और इवेंट्स जैसे क्लिक, माउस ओवर, इन सब जैसी बुनियादी चीजें शामिल हैं। इन नोट्स में HTML5 और CSS की नई क्षमताओं का भी उल्लेख है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पुराने संस्करणों से क्या अलग है इनमें? HTML5 ने वेब को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया।
स्रोत बताते हैं कि इसमें नए सिमेंटिक एलिमेंट्स आए, जैसे नैव, आर्टिकल, असाइड। ये पेज के हिस्सों का मतलब बेहतर बताते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव था ऑडियो और वीडियो टैग्स का आना। अब ब्राउज़र में सीधे ऑडियो वीडियो चलाना आसान हो गया, बिना किसी बाहरी प्लगइन के झंझट के। साथ ही फॉर्म वैलिडेशन के लिए नए इनपुट टाइप आए, जैसे ईमेल, डेट और एट्रीब्यूट्स जैसे रिक्वायर्ड, जिससे यूजर का काम आसान हुआ। और CSS की तरफ से W3.CSS जैसे फ्रेमवर्क का भी जिक्र है। ये क्या भला है? CSS तो लगातार बेहतर हो रहा है। हालांकि ये नोट्स बुनियादी बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हाँ, W3CSS जैसे फ्रेमवर्क का जिक्र अहम है। सोचिए, ये रेडीमेड कपड़ों की तरह है। ये पहले से लिखे CSS कोड के सेट होते हैं जो डिजाइनर और डेवलपर को तेजी से सुंदर और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं। आपको हर चीज शुरुआत से नहीं लिखनी पड़ती। बने बनाए स्टाइल होते हैं, बटन, कार्ड, ग्रिड वगैरह, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड लिखने और डिज़ाइन के अलावा वेबसाइट बनाने में और कौन से औजारों मतलब टूल्स का जिक्र इन नोट्स में है? हाँ, कोड लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए। नोट्स में नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन टेक्स्ट जैसे कुछ लोकप्रिय एडिटर्स का नाम है। ये एडिटर्स कोड को रंगीन दिखाते हैं, जिसे सिंटैक्स हाइलाइटिंग कहते हैं, और लिखने में मदद करते हैं। फिर वेबसाइट में दिखने वाली तस्वीरें और ग्राफिक्स बनाने या सुधारने के लिए फोटो एडिटिंग टूल्स की बात है। स्रोत उनके फीचर्स बताते हैं, जैसे किसी हिस्से को चुनना मतलब सिलेक्शन, रंग भरना या पेंट करना, टेक्स्ट जोड़ना, लेयर्स में काम करना, और हाँ, चमक कंट्रास्ट ठीक करना। ठीक है, तो वेबसाइट का ढांचा बना, सजावट हुई, उसमें जान डाली, ज़रूरी टूल्स इस्तेमाल किए। अब इसे दुनिया तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या चाहिए? ये वेब पब्लिशिंग वाला हिस्सा। बिल्कुल, यहीं पर वेब पब्लिशिंग की भूमिका आती है। स्रोत इसके कुछ मुख्य अंग बताते हैं। पहला, वेब होस्टिंग। ये वो सर्विस है जो आपकी वेबसाइट की फाइलों को एक पावरफुल कंप्यूटर यानी सर्वर पर रखती है, ताकि कोई भी इंटरनेट से उसे देख सके। दूसरा, ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, वो सॉफ्टवेयर जिससे लोग वेबसाइट खोलते हैं। तीसरा, HTTP प्रोटोकॉल, नियमों का सेट जिससे ब्राउज़र और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं। और चौथा, सर्च इंजन जैसे गूगल, जो लोगों को आपकी वेबसाइट ढूंढने में मदद करते हैं। SGML का भी संक्षिप्त उल्लेख है, जो HTML जैसी भाषाओं का एक मानक या स्टैंडर्ड है। तो ये थी डिजिटल दुनिया बनाने की कहानी, कोड, डिज़ाइन और पब्लिशिंग की। अब यहाँ से एक बड़ा मोड़ लेते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहाँ इस डिजिटल और भौतिक दुनिया के व्यापार पर टैक्स लगता है। आपके पास GST पर हस्तलिखित नोट्स हैं। वेब डिज़ाइन से बिल्कुल ही अलग विषय है ये। इन नोट्स के हिसाब से भारत को GST की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? अनुच्छेद 265 का जिक्र है इसमें। हाँ, अनुच्छेद 265 संविधान का एक मूल सिद्धांत है। कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नोट्स इसी पृष्ठभूमि में बताते हैं कि GST से पहले भारत का अप्रत्यक्ष कर ढांचा कैसा था। एक उलझा हुआ जाल था। केंद्र सरकार लगाती थी एक्साइज ड्यूटी माल बनाने पर, सर्विस टैक्स सेवा देने पर। राज्य सरकारें लगाती थी वैट या सेल्स टैक्स माल बेचने पर, एंट्री टैक्स राज्य में माल लाने पर, लग्जरी टैक्स वगैरह वगैरह। लिस्ट काफी लंबी थी। और इस पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? नोट्स कैस्केडिंग इफेक्ट पर बहुत जोर देते हैं। ये टैक्स पर टैक्स का क्या मतलब है? सुनने में बड़ा बोझिल लगता है। बोझिल था भी। कैस्केडिंग का सीधा मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। इसे नोट्स के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री ने 100 रुपए का सामान बनाया, उस पर मान लीजिए 10% एक्साइज ड्यूटी लगी, तो कीमत हो गई 110 रुपए। अब जब ये थोक विक्रेता के पास गया और उसने आगे बेचा, तो मान लीजिए 10% सेल्स टैक्स लगा। दिक्कत ये थी कि ये सेल्स टैक्स 110 रुपए पर लगता था, यानी 11 रुपए, न कि सिर्फ 100 रुपए की मूल लागत पर। मतलब आपने एक्साइज ड्यूटी पर भी सेल्स टैक्स दे दिया। हर अगले चरण में यही होता था, जिससे चीज ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते बेवजह महंगी हो जाती थी। ये अर्थव्यवस्था पर एक बोझ था, सही में। क्या नोट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क भी बताते हैं? हाँ, संक्षेप में बताते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, वो है जिसका बोझ आप सीधे उठाते हैं और किसी और पर टाल नहीं सकते। जैसे इनकम टैक्स आपकी कमाई पर लगा, आपको ही देना है।
इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर लगता किसी और पर है, जैसे दुकानदार पर उसका बोझ अंततः ग्राहक उठाता है क्योंकि वो चीज की कीमत में जुड़ जाता है। जीएसटी इसी दूसरी श्रेणी का टैक्स है। तो इस टैक्स पर टैक्स वाली बीमारी का इलाज जीएसटी से पहले करने की कोशिश नहीं हुई थी क्या? नोट्स में वैट और मोड वैट जैसे नाम है। कोशिशें हुई जरूर। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स का सिद्धांत जो सबसे पहले फ्रांस में आया था, उसका मकसद यही था कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगे, मतलब मूल्य वृद्धि पर। भारत में राज्यों ने सेल्स टैक्स की जगह वैट अपनाया भी था। केंद्र ने भी एक्साइज ड्यूटी के लिए पहले मॉड वैट और फिर सेन वैट लाया, ताकि खरीदे गए इनपुट पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट मिल सके। लेकिन ये सुधार जो थे ना, वो टुकड़े टुकड़े में हुए थे। केंद्र और राज्य के टैक्स सिस्टम अलग थे। माल यानी गुड्स और सेवा यानी सर्विसेज पर टैक्स का बर्ताव अलग था। और सबसे बड़ी बात, कई टैक्स अभी भी इस क्रेडिट सिस्टम से बाहर थे, तो कैस्केडिंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, माल और सेवा का अलग बर्ताव नोट्स में सॉफ्टवेयर या सैलून का उदाहरण है। ये कंफ्यूजन कैसे दिक्कत पैदा करता था? अरे, ये एक बड़ी सिरदर्दी थी। जैसे आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, अब ये माल है या सेवा? हाँ, कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। या सैलून में बाल कटवाते हैं, ये तो सेवा है। लेकिन अगर वहीं से शैम्पू भी खरीद लिया तो पुराने सिस्टम में माल पर वैट लगता था और सेवा पर सर्विस टैक्स। नियम अलग, रेट अलग, अथॉरिटी अलग। इससे विवाद होते थे, मुकदमेबाजी होती थी और व्यापार करना मुश्किल होता था। और यहीं पर जीएसटी एक बड़े समाधान की तरह सामने आया, वो एक राष्ट्र एक टैक्स वाला आइडिया। बिल्कुल। जीएसटी का लक्ष्य ही था इस बिखरे हुए जटिल सिस्टम को एक करना। नोट्स इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं बताते हैं। पहला, व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव। इसने केंद्र और राज्यों के ढेरों पुराने अप्रत्यक्ष करों को खुद में समेट लिया। सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, स्टेट वीएटी, एंट्री टैक्स वगैरह। हालांकि कुछ चीजें जैसे शराब, पेट्रोल अभी बाहर है। दूसरा, बहुस्तरीय यानी मल्टी स्टेज। ये सप्लाई चेन के हर कदम पर लगता है, कच्चे माल से लेकर फाइनल ग्राहक तक। तीसरा, मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडेड। हर स्टेज पर सिर्फ उस स्टेज में जोड़ी गई कीमत पर टैक्स लगता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पिछले स्टेज पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं, वो मिल जाता है। यही वो चीज़ है जो कैस्केडिंग को ख़त्म करती है। और चौथा, गंतव्य आधारित यानी डेस्टिनेशन बेस्ड। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्स वहां लगेगा जहां चीज इस्तेमाल हो रही है, ना कि जहां बन रही है। नोट्स वाला तमिलनाडु दिल्ली वाला उदाहरण इसे कैसे समझाता है? नोट्स के उदाहरण के मुताबिक अगर कोई फैक्ट्री तमिलनाडु में सामान बनाकर दिल्ली के ग्राहक को बेचती है, तो उस बिक्री पर लगने वाले जीएसटी का हिस्सा दिल्ली को मिलेगा। ये केंद्र और दिल्ली में बटेगा, तमिलनाडु को नहीं। ये पुराने सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी से बिल्कुल उल्टा है, जो ओरिजिन बेस्ड यानी उत्पादन वाले राज्य को मिलता था। इससे उपभोग करने वाले राज्यों को फायदा हुआ। जीएसटी के अलग अलग नाम भी सुनते हैं हम, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। नोट्स इनके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लेन देन राज्य के अंदर हो रहा है या दो राज्यों के बीच। अगर एक ही राज्य के अंदर खरीद बिक्री हो, मतलब इंट्रा स्टेट, तो दो हिस्से लगते हैं। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार को जाता है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो उस राज्य सरकार को जाता है। अच्छा। और अगर दो अलग अलग राज्यों के बीच खरीद बिक्री हो यानी इंटरस्टेट, तो एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसे केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और फिर उपभोग वाले राज्य के साथ बांट देती है। और हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी के लिए एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होता है। नोट्स में कुछ जरूरी तारीखें और तथ्य भी हैं, क्या खास है उनमें? कुछ याद रखने लायक? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत का मॉडल किस देश पर आधारित है? कनाडा पर, क्योंकि वहां भी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जीएसटी है। ओके। बिल पास करने वाला पहला राज्य था असम, लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। शायद उनकी तैयारी पहले पूरी हो गई होगी। ये कौन से संविधान संशोधन से आया? 101वां संशोधन अधिनियम 2016। और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ आया था? फ्रांस में 1954 में। दुनिया के लगभग 160 देश अब इसे अपना चुके हैं। इन हाथ से लिखे नोट्स में टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में
जीएसटी एंट्री की भी काफी जानकारी है, खासकर HSN, SSE कोड और RCM के बारे में। ये क्या चीजें हैं? थोड़ी तकनीकी लग रही हैं। हाँ, ये जीएसटी को असल में लागू करने के जरूरी हिस्से हैं। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये चीजों यानी गुड्स को पहचानने और वर्गीकृत करने का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड सिस्टम है। जीएसटी में इसी कोड के आधार पर तय होता है कि किसी चीज पर कितना टैक्स लगेगा, 5%, 12%, 18% या 28%। नोट्स बताते हैं कि जिनका टर्नओवर एक सीमा से ज्यादा है, उन्हें अपनी रसीद पर HSN कोड लिखना जरूरी होता है। अच्छा। SAC कोड यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सेवाओं यानी सर्विसेज के लिए HSN जैसा ही वर्गीकरण कोड है। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आमतौर पर बेचने वाला ग्राहक से जीएसटी लेकर सरकार को जमा करता है, लेकिन RCM एक उल्टी व्यवस्था है। कुछ खास मामलों में खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो सीधे सरकार को जीएसटी जमा करे। नोट्स में एक उदाहरण है कि अगर कोई रजिस्टर्ड व्यापारी किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदता है तो खरीदने वाले को RCM के तहत टैक्स देना पड़ सकता है। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण दुनियाओं को समझा। एक तरफ वेब डिजाइन की संरचना, जहां HTML नींव है, CSS रूप रंग है और जावास्क्रिप्ट हरकत है। दूसरी तरफ जीएसटी का एकीकृत ढांचा, जिसने भारत के अप्रत्यक्ष करों के जंजाल को सुलझाकर एक राष्ट्र एक टैक्स बनाने की कोशिश की और टैक्स को उपभोग पर आधारित बनाया। इन स्रोतों ने दोनों की अच्छी बुनियाद रखी है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से जटिलता को सरल बनाने का दावा करते हैं। वेब टेक्नोलॉजी मानकों के जरिए जटिल डिजिटल अनुभव बनाना आसान करती हैं, तो जीएसटी ने बिखरे हुए टैक्स सिस्टम को एक किया। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। देखिए, जीएसटी का मकसद टैक्स को सरल बनाना था, लेकिन जिस डिजिटल दुनिया को बनाने की बात हमने पहले की, वेब डिजाइन वाली, वो खुद लगातार जटिल होती जा रही है। नई नई डिजिटल सेवाएं आ रही हैं, जैसे क्लाउड, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन बाजार। हाँ, ये तो है। तो क्या इन जटिल डिजिटल सेवाओं की बढ़ती दुनिया भविष्य में इस सरल जीएसटी प्रणाली के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, खासकर जब ये तय करना हो कि डिजिटल सेवा का उपभोग आखिर हो कहाँ रहा है? ये एक बड़ा सवाल बन सकता है। यह शायद वेब की संरचना, जैसे HTML, CSS, JS का मिलकर काम करना, इसे समझना हमें जीएसटी जैसे सिस्टम में चीज़ों, सेवाओं और टैक्स के कई स्तरों वाले प्रवाह को बेहतर ढंग से कल्पना करने में मदद कर सकता है। इस पे सोचा जा सकता है।